हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सीक्रेट साइंस। मैं हूं आपका टीचर कृष्णा कुमार। और गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे क्या बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रोटीन के बारे में अच्छे से कवर कर लिया था और पिछला लेक्चर हम लोग का क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किस चीज़ को, बोर्ड पे दिख रहा है क्या, एंजाइम्स को। ठीक है, एंजाइम्स को भी लेकर के अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो एंजाइम्स के पहले शुरू में एकदम से बेसिक लेवल को लेकर के पढ़ते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। देखो एंजाइम है ना, एंजाइम देखो बेसिकली बायो में मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, मोस्ट ऑफ द टर्म्स हम जो पढ़ते हैं ना वो ग्रीक से आया हुआ वर्ड होता है। ठीक है, ग्रीक का वर्ड होता है। ये एंजाइम जो है ये भी ग्रीक का ही वर्ड है। ठीक है, जैसे देखो ये इन है, पहले इन के बारे में बात करें तो इसको अगर तोड़ोगे एंजाइम को तो ये आता है इन और जाइम। ठीक है, इन और जाइम। इन का मतलब क्या होता है, देखो इन बिल्कुल सेम है, ये ई है ना, तो यही वाला इन होता है। ठीक, ये जाइम का मतलब क्या होता है, जाइम का मतलब होता है ईस्ट। मतलब सर ईस्ट में, इन ईस्ट, तो यही मतलब हुआ। तो हाँ सर यही मतलब हुआ, लेकिन इस चीज को समझने के लिए, बस इस चीज को समझने के लिए तुमको पूरा एंजाइम समझना पड़ेगा। पूरा एंजाइम समझोगे उसके बाद में ये जाकर के समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक, तो अब हम चलो स्टार्ट करते हैं, तुम लोगों को समझाते हैं। यहाँ से लेकर के लास्ट का एंजाइम को हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज पूरा एंजाइम के बारे में बता दूंगा। अगले लेक्चर में जैसे प्रोटीन को किया था, अगले लेक्चर में फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को लेकर के बता दूंगा। ठीक है, देखो एंजाइम का, इनका मतलब इन, जाइम का मतलब ईस्ट। मतलब ईस्ट में ये मतलब होता है ऐसा कुछ। ठीक है, ये तो लिटरली मीनिंग हो गया, लेकिन साइंटिफिकली या फिर बायोलॉजिकली या जूलॉजिकली हम क्या जानते हैं या मॉलिक्यूल के बेसिस पे ही इसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले इसका बेसिक बात बताते हैं। ये जो ईस्ट का मतलब इसीलिए हुआ, सबसे पहले मतलब अगर इस लेवल पे बात करें तो एडवर्ड बुचनर सर, देखो एडवर्ड बचनर सर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ईस्ट से एक एंजाइम निकाला था। ईस्ट से एक एंजाइम निकाला था जिसका नाम था जाइमेज एंजाइम। ठीक है, एडवर्ड बचनर, और वो सबसे पहला एंजाइम था और ये सबसे पहले सर थे जिन्होंने एंजाइम को निकाला था। तो क्या है, एडवर्ड बचनर सर एक्सट्रैक्ट एन एंजाइम दैट इज जाइमेज फ्रॉम ईस्ट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे जाए कि सबसे पहला एंजाइम कौन एक्सट्रैक्ट हुआ था, ये जाइमेज एंजाइम था। कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ था, तो ईस्ट से एक्सट्रैक्ट हुआ था। और कौन किए थे, तो एडवर्ड बचनर सर किए थे। ठीक है, इस वर्ड को क्वाइन कौन किया, एंजाइम वर्ड को क्वाइन कौन किया, दिस एंजाइम is coined by कुन्हे सर, KUNHE, कुन्हे सर। ठीक है, देखो अभी 4 लाइन बस हम बेसिक बता देता हूं, बस जो एक जनरल साइंस होता है एंजाइम को लेकर के, उसके बाद हम लोग तुरंत से स्टार्ट करते हैं। बस ये 2 हो गया, 1 लाइन बस। और जो अब ये ऐसा नहीं है, हमारे सिलेबस का बाहर का हम पूछा जाता है हमसे। ठीक है, तो एडवर्ड बचनर सर क्या किए थे, जाइमेज एंजाइम निकाले थे। कहाँ से, ईस्ट से। उसके बाद एंजाइम को किसने क्वाइन किया था, एंजाइम वर्ड को किसने क्वाइन किया था, तो वो थे कुन्हे सर। ठीक है, उसके बाद एक समर सर थे, समर सर, जिन्होंने प्रूफ किया था। देखो होता क्या है कि बेसिकली बायो में बोला गया कि हमारे बॉडी में जितने भी कुछ है, चाहे वो हार्मोन्स हो जाएं या एंजाइम्स ही है, हर कुछ एक प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। तो उस वक्त भी बोला गया था कि एंजाइम जो भी है एक प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है। एंजाइम इज हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम जो है हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है। तो इस बात को कौन प्रूफ किए थे, करने दो।
एंजाइम को, चलो पढ़ाई करो इधर देखो, एंजाइम को भी बोला गया कि एंजाइम एक हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है, जो कि मानने में किसी को भी दिक्कत कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि हर कुछ प्रोटीन के जैसा ही दिखा रहा था, स्ट्रक्चर भी दिखा रहा था। लेकिन साइंस प्रूफ मांगती है, तो उस प्रूफ को देने वाले थे समर सर, ठीक है, SUMMER, गर्मी वाला ही, ठीक है, गर्मी वाला स्पेलिंग ही है, बाकी वो नाम है सर है, ठीक। तो समर सर थे जिन्होंने क्या किया, एक क्रिस्टलाइज यूरिएज एंजाइम था, एंजाइम का नाम है क्रिस्टलाइज यूरिएज। ये क्रिस्टलाइज यूरिएज एंजाइम था जो कि वो प्रूफ दैट एंजाइम इज हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, ठीक है, हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है कौन, एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम क्या है सर, इसको तोड़े, ये ग्रीक वर्ड है, एंजाइम को तोड़ते हैं तो इन और जाइम में आता है, इन का मतलब इन, जाइम का मतलब ईस्ट, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड था, एक सर एडवर्ड बर्नर सर थे जिन्होंने सबसे पहले ईस्ट से एक एंजाइम को निकाले थे जिसका नाम जाइमेज है, ठीक। एंजाइम वर्ड को क्वाइंड करने वाला कुन्हे सर थे। एंजाइम को माना जाता था कि ये माना जाता नहीं है, सच में है भी एंजाइम क्या, कि वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है, क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। उसके बाद इस चीज को प्रूफ किए थे समर सर ने कि क्रिस्टलाइज यूरिएज, यहाँ पे देखो, यहाँ बायोमोलिक्यूल्स में हमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, चाहे प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, एंजाइम्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, सबके बारे में हमने बस पढ़ना है, ठीक है। किसी का भी उतना हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है इस लेवल पे। तो बस इतना याद रखना है तुमको कि समर सर थे, वो क्रिस्टलाइज यूरिएज एक एंजाइम था जिसको लेकर के वो प्रूफ किए थे कि एंजाइम एक हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है, ठीक है। इसका हमको प्रूफ नहीं पढ़ना, बस जानना है समर सर थे, ठीक है। देख लो, जल्दी से देखो, पॉज करो वीडियो को, छापो, और मैं इरेज कर देता हूँ, तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अरे अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा यार, कहीं का एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, क्वेश्चन तो मैं नहीं छूटने दूंगा बायो का, ये हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। देखो अब बात करते हैं एंजाइम्स के फीचर्स को लेकर के। क्यों सर फीचर, क्यों पहले फीचर से क्यों पढ़ना, क्योंकि एंजाइम को पढ़ने के लिए उसके फीचर्स से ही हमें पूरा चीज को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके फीचर्स में ही सारा कुछ आ जाता है और हमारे एंजाइम्स कंप्लीट भी हो जाता है, ठीक। तो फीचर्स में सर ऐसा क्या होता है, फीचर्स में मात्र तुम्हें 3 चीजें पढ़ने हैं, ठीक है। उसको कंप्लीट करने के बाद जैसे ही फैक्टर पे आओगे कि एंजाइम के कौन कौन सा फैक्टर है जो कि एंजाइम को अफेक्ट करता है, वहां से तुम्हारा स्टार्ट होगा असली पढ़ाई एंजाइम के लिए, लेकिन असली यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलो देखो, बहुत ही फीचर्स, पहला फीचर्स क्या है एंजाइम का, तो अभी मैंने पढ़ाया है कि एंजाइम्स जो है वो क्या होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी होता है। जब तक मैं लिखता हूँ जल्दी से कमेंट करके बताओ, एंजाइम इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, ठीक है। एंजाइम क्या है, एक हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है, बट मैंने क्या बोला, एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट क्या, अच्छा कोई हिंट दे दूं, हिंट है आरएनए एंजाइम, बताओ। देखो एक्सेप्ट कौन था, राइबोजाइम जाइम एक क्या है, एक आरएनए एंजाइम है, ठीक है। राइबोजाइम एक ऐसा आरएनए एंजाइम है जो कि स्पेशल है, मतलब वो प्रोटीन से मिलकर के नहीं बना होता है। बाकी जितना भी दुनिया में एंजाइम है सब का सब प्रोटीन से बना हुआ है एक्सेप्ट राइबोजाइम, ठीक है। अब एक और केस देखो, एक स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस, इस एंजाइम का नाम तो सबने सुन रखा होगा, 100% गारंटीड, टीलोमेरेज, ठीक है। टीलोमेरेज तो सब सुने होंगे सर, टीलोमेरेज एंजाइम है, ये स्पेशल कैसे है, तो ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि इसका कंपोजिशन प्रोटीन तो है ही, मतलब ये प्रोटीन से तो बना ही है,
लेकिन इसमें RNA भी आता है। मतलब RNA प्लस प्रोटीन, RNA और प्रोटीन मिलकर के टेलोमेरेज एंजाइम बनाता है। ठीक है, अब देखो मस्त सा फैक्ट बताता हूँ टेलोमेरेज एंजाइम के बारे में। देखो क्या है टेलोमेरेज एंजाइम का, अगर तुम पूछोगे ना कि सर इसका लोकेशन क्या होता है, तो मैं बोलूँगा कि ये कैंसरस सेल में होता है। फिर कैंसरस सेल में तो हम लोग में भी होता है सिर्फ, या फिर सिर्फ कैंसर में होता है। तो देखो टेलोमेरेज एक ऐसा एंजाइम है हमारे पूरे बॉडी में, मतलब कि अगर एक सेल निकाल लो उसमें भी रहता है। एक सेल को अगर तुम हमेशा के लिए यंग रखना चाहते हो, कि मतलब वो हमेशा जवान रहे, बूढ़ा ना हो, ठीक है, तो उसमें से इस टेलोमेरेज एंजाइम को, सेल से टेलोमेरेज एंजाइम को एक्सट्रैक्ट कर लो, निकाल दो, बाहर फेंक दो उसको, तो फिर वो सेल कभी नहीं बूढ़ा होगा, वो हमेशा का हमेशा यूथ ही रहेगा, जवान ही रहेगा। तो सर फिर ऐसा तो सब कर लेता, ऐसा तो सब कर लेगा, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं हो पाता? तो मस्त फंडा यही है यहाँ पे कि क्या हो रहा है, और ये अभी तक इस पे रिसर्चेस चल रहे हैं कि कैसे यूथ रखा जाए। मतलब अब ऐसा देखो, ऐसा कोई शौक नहीं होता किसी भी साइंटिस्ट को गलत करने का। वो लोग अपना रिसर्चेस करते हैं खुद के लिए, स्टडी करने के लिए, खुद को पढ़ने के लिए, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। देखो टेलोमेरेज एंजाइम क्या होता है, अगर तुम जैसे ही सेल से उसको बाहर निकालोगे, जैसे सेल से एक्सट्रैक्ट करोगे, तो कुछ दिन के बाद में, कुछ दिन नहीं कुछ टाइम के बाद में वो सेल जो है वो एक नॉर्मल सेल नहीं रह जाएगा, वो एक कैंसरस सेल में चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे तुम उसमें से टेलोमेरेज एंजाइम को एक्सट्रैक्ट कर लोगे कि भैया अब तो हम यूथ ही रहेंगे, बूढ़ा नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही तुम करोगे ना यहाँ तो एक्सेप्ट कर लोगे, तो वो सेल जो है, जिस सेल से तुम टेलोमेरेज एंजाइम को निकाले, वो सेल जाकर के एक कैंसर सेल बन गया। अब तुम सोच रहे थे कि हम बूढ़ा कभी नहीं होंगे, मरेंगे नहीं यूथ, भैया अभी तुम टेलोमेरेज एंजाइम निकाले, अभी मर जाओगे। ठीक है, तो ये टेलोमेरेज एंजाइम है, RNA और प्रोटीन से मिलकर के बनता है। और कहाँ पाया जाता है, मान लो कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट इन कैंसर सेल। ठीक है, अरे ये समझ रहे हो ना। देखो ये ट्रिक होता है, बायो का स्टूडेंट हो, डॉक्टर बनने वाले हो, तब वो डॉक्टर सब ज़्यादा शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं हूँ नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ, तुम लोग डॉक्टर्स हो। तो प्रेजेंट जो होता है ना, देखो ये प्रेजेंट का साइन, मतलब प्रेजेंट में शॉर्टकट को लिखने का ये तरीका होता है। एब्सेंट को ऐसे होता है, जैसे निगेटिव को क्या करते हो, निगेटिव को ऐसे लिखते हो, पॉजिटिव को ऐसे लिखते हो, कंसंट्रेशन को क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो, सॉरी कंसंट्रेशन को ऐसे लिखते हो, डिफरेंट को ऐसे लिखते हो, बिटवीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कोई ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब ट्रिक बता रहा हूँ, ये प्रेजेंट को ऐसे लिखते हैं, तो एब्सेंस को ऐसे लिखते हैं। तो टेलोमेरेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कैंसर सेल में, और इसका RNA और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो पहला फीचर समझ गया कि ये हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है। ठीक है, दूसरा फीचर समझाता हूँ। दूसरा फीचर पता है इसका क्या होता है, ये एक बायो कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट का मतलब क्या जानते ही होगे, कैटलिस्ट का मतलब वो चीज या फिर वो मॉलिक्यूल जो कि हमारे ROR को इंक्रीज कर दे। ROR का मतलब केमिकल काइनेटिक्स था, चैप्टर याद करो केमिस्ट्री में, तुम लोग के केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स था, उसमें ROR आता था। फॉर्मूला क्या था, RAB/K × A+B, ऐसा कुछ था, देख लेना बुक में। ठीक है, बता रहा हूँ कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, तो उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे बायो कैटलिस्ट है, मतलब क्या, ऐसा बायो, अगर किसी भी वर्ड के आगे में बायो लग जा रहा है, इसका मतलब कि या तो हमारे बॉडी में खुद से बना हुआ है, खुद हमारा बॉडी सिंथेसिस करता है, या तो हम एनिमल से लेते हैं, या प्लांट से लेते हैं, या फिर नेचर से लेते हैं, तो वो एक एज अ बायो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बायो प्रोडक्ट नहीं, बायो प्रोडक्ट। तो दूसरा क्या हो जाएगा, बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट, इट इंक्रीजेस, डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है, इंक्रीजेस को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, और क्या, इट इंक्रीजेस कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, ये एंजाइम का जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होता है, कैटालाइसिस पता है ना,
कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म का दो पार्ट होता है, दो काइंड्स होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब क्या, तोड़ने का चीज, मतलब जिस चीज को तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज कैटालाइसिस। कैटाबॉलिक या फिर किसी का फॉर्मेशन होना, किसी भी चीज का बनना, उसको एनाबॉलिक बोलते हैं। किसी भी चीज का टूटना कैटाबॉलिक बोलते हैं। तो एंजाइम का काम क्या होता है, तोड़ने का ही काम होता है, कैटाबॉलिक ही करता है वो काम। तो ये बायोकैटालिस्ट भी है, एंजाइम का एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है कि इसका एंजाइम का जो तुम फीचर्स पढ़ रहे हो ना, तो एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन तुम कैसे इंक्रीज कर सकते हो पता है। बायोकैटालिस्ट तो तुम यूज ही करोगे, लेकिन सबसे पहले तुमको एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना पड़ेगा आरओआर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अभी बताता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। to increase the rate of reaction of enzyme, firstly we have to decrease the activation energy, ठीक है। किसी भी सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए, किसी भी सबस्ट्रेट को या फिर किसी भी चीज को तोड़ने के लिए जितना कम से कम एनर्जी लगे, जितना मिनिमम एनर्जी लगे, उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। मतलब अगर सपोज दैट कि अगर मान लो कि किसी भी चीज को तुम लोग 100 जूल पे तोड़ रहे हो, किसी भी चीज को, एक चीज है जिसको मॉलिक्यूल को 100 जूल पे तोड़ रहे हो, लेकिन अगर उसको तुम 20 जूल पे या 10 जूल पे भी तोड़ सकते हो, मतलब 10 मान लो कि 10 जूल तक तुम तोड़ सकते हो। अब इसके नीचे जाएंगे तो नहीं टूटेगा, लेकिन 10 तक टूट जाएगा। तो 10 उस मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। मतलब कि इतना मिनिमम एनर्जी जिस पे किसी भी प्रोडक्ट को तोड़ा रिएक्टेंट को तोड़ा जा सके, प्रोडक्ट बनाया जा सके, या किसी भी चीज को तोड़ के प्रोडक्ट बना सके, उस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो एंजाइम को, अगर एंजाइम का आरओआर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, बायोकैटालिस्ट तो यूज करते हैं, बॉडी खुद निकल मेलाब्लिनम कुछ भी ले लेता है अपना, और बहुत सारे कुछ होते हैं, ठीक है। नहीं तो दूसरा क्या होता है, अपना आरओआर, एंजाइम का कैटालाइटिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए तुमको एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे देखो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको जरा ढंग से याद कर लेना कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, तब जाकर के एक एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। देखो इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता, अरे यार तुमको तो देखते ही याद हो जाएगा, एंजाइम को ऐसे लगा दोगे, एक्टिवेशन एनर्जी को ऐसे एरो लगा दोगे, याद हो गया। लेकिन तुमसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, ठीक है। सेटर बहुत चालाक होता है, सेटर तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे एंजाइम दे देगा, ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा, और कुछ ऐसा ग्राफ बना देगा, और बोलेगा मान लो ये 1 है और ये 2 है, ठीक। तो अब इसका बताओ कि कौन सा एंजाइम, मान लो एंजाइम 1 है, एंजाइम 2 है, तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कौन सा एंजाइम सबसे ज्यादा तोड़ पाएगा, किसका आरओआर ज्यादा होगा। तो तुम इसमें क्या ढूंढोगे, कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जा रहा है, कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है। तो देखो ये एनर्जी जा करके यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे फाइनली स्टॉप कर रहा है। ये एनर्जी, ये ग्राफ कहाँ है, ये यहाँ पे आके जाके स्टॉप कर रहा है, मतलब ये 2 नंबर। तो 1 नंबर जो एंजाइम होगा उसका कैटालाइटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा प्रोडक्ट को तोड़ देगा। तो क्वेश्चन कुछ तुमको ऐसे ग्राफ बना करके पूछेगा, ठीक है। तो 3rd नंबर पॉइंट समझ गए। 4th नंबर पॉइंट समझो। देखो हम लोग किसी भी रिएक्शन को करते हैं तो क्या होता है, मतलब अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं कि अगर एंजाइम एक्ट कर रहा है वहाँ पे, या फिर बायोकैटालिस्ट एक्ट कर रहा है, या फिर कैटालिस्ट ही एक्ट कर रहा है, तो वो वहाँ यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताओ, एंजाइम हम किसी भी चीज़ को यूज कब कर पाते हैं, अगर हम उस चीज़ को तोड़ रहे हैं तब। मतलब अगर बायोलॉजिकली समझे तो कोई चीज़ खुद जब टूटता है, उसके बाद टूटने के बाद में उसको जो यूजफुल प्रोडक्ट आता है तो हमको मिलता है। लेकिन एंजाइम टूटता है या फिर किसी को तोड़ता है
ठीक है। तो एंजाइम टूटता नहीं है, तोड़ता है। तो एंजाइम टूटता नहीं है, तोड़ता है, इसीलिए एंजाइम रिएक्शन में यूज नहीं होता, एंजाइम करवाता है काम। ठीक है सर, नहीं समझे आप, कंफ्यूज कर दिए। देखो फिर से समझो, एंजाइम जो है क्या करता है, खुद टूटता है या किसी रिएक्टेंट को तोड़कर प्रोडक्ट बनाता है। तो सर एंजाइम जो है रिएक्टेंट को तोड़कर प्रोडक्ट बनाता है, खुद टूटता नहीं है। ठीक है, तो वो तोड़कर प्रोडक्ट बनाता है, ठीक, तोड़कर प्रोडक्ट बनाता है, इसीलिए एंजाइम जो है रिएक्शन में यूज नहीं होता, वो काम करवाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर एनर्जी मान लो कि खत्म हो गया हमारा पूरा रिएक्टेंट सबस्ट्रेट जो वो टूट गया और प्रोडक्ट में जाकर के बन गया, अब एक भी रिएक्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या कि अगर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आया था एंजाइम, तो वो इस रिएक्शन में यूज हो गया, अब खत्म हो गया? नहीं, वो पूरे सबस्ट्रेट को तोड़ दिया, प्रोडक्ट में बना दिया, अब वो जाकर के जगह पे चले जाएगा, वो यूज नहीं होगा। मतलब कि एंजाइम्स never used in any reaction। ठीक है, एंजाइम जो है इसको रिएक्शंस बोलते हैं, रुको हम लिख देते हैं, इसका मतलब रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो एंजाइम कभी भी किसी भी रिएक्शन में यूज नहीं होता है, वो काम करवाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एंजाइम का फीचर्स हो गया। अब देखो एंजाइम जो है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम के कैटालाइटिक एक्टिविटी को रोक सकता है। ठीक है, रोकने का मतलब नहीं, कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, मतलब खराब भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, या फिर इंक्रीज भी कर सकता है, या फिर डायरेक्ट रोक भी सकता है। ठीक है, तो अब हम फैक्टर्स को पढ़ते हैं। ठीक, और ये ग्राफ वाला देख लेना। ठीक है, 3rd नंबर वाला, एक्टिवेशन एनर्जी जब डिक्रीज करेगा तो एंजाइम का ROR इंक्रीज कर देगा। पता है बायोमोलिक्यूल में तुमको ज़्यादा चीज़ समझने का नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स में तुमको ज़्यादा चीज़ याद करना पड़ेगा। ठीक है, जो समझने वाला हूँ मैं समझा दूंगा। बाकी अगर देखो इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद में ना अगला लेक्चर लगेगा क्लासिफिकेशन, एंजाइम की क्लासिफिकेशन पे, तो वहाँ पे हम तुम कुछ नहीं समझा सकते, बस एंजाइम्स लिखाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे तुमको डिस्क्रिप्शन होगा, उसका डिस्क्रिप्शन हम समझा देंगे, उसका डिस्क्रिप्शन तुम याद कर लोगे, लेकिन तुमको नाम तो याद करना पड़ेगा एंजाइम का। ठीक है, तो सारा कुछ इसमें बेसिकली याद करना पड़ता है। ठीक, एंजाइम में देखो, और नहीं तो बोलोगे तो फाइनली लास्ट में हम एक और एक्स्ट्रा, अगर तुम लोग को प्रॉब्लम हो तो बताना, कमेंट करना, फाइनली हम एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, और जिसमें कि सारा का सारा हम तुम लोग को ट्रिक्स भी बता देंगे बना करके। अगर प्रॉब्लम नहीं होता है तो हम ऐसा सोचते हैं ना, हमेशा मानते हैं कि ट्रिक क्या होता है, कुछ नहीं होता, अपना ट्रिक बनाओ। ठीक है, दूसरे के ट्रिक पे नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो अपना ट्रिक बनाओ, और नहीं तो बिल्कुल भी नाम से याद रखो यार, कोई भी कंसंट्रेशन, कोई भी झंझट नहीं होता, सब कुछ याद रहता है। ठीक है, कोई बोलता है ना सर कंफ्यूजन हो जाता है, अरे कुछ कंफ्यूजन नहीं होता, पहले याद करके तो देखो, पढ़ गई तो देखो। आज बच्चा देखो इतना बोलते हैं ना, पहले बोल देता है कि सर इतना बड़ा इतना नाम है, कंफ्यूज हो जाएंगे, याद नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, करके देखो, हम भी इंसान ही हैं। ठीक, अब फैक्टर्स अफेक्ट्स एंजाइम्स एक्टिविटी। ठीक है, अब वो फैक्टर जो कि एंजाइम के एक्टिविटी को रोकता, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है या फिर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो कुछ 4 फैक्टर्स होते हैं। पोटेंस हाइड्रोजन मतलब pH, उसके बाद क्या होता है टेम्परेचर, उसके बाद सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद चौथा होता है क्या, इनहिबिटर्स। ठीक है, तो pH होता है, टेम्परेचर होता है, सबस्ट्रेट होता है और इनहिबिटर्स होता है। अब देखो pH है और टेम्परेचर है, pH और टेम्परेचर को हम एक साथ समझा देते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का बात एक ही है, कोई ज़्यादा बात नहीं है इस दोनों में। बाकी हमको समझना है इस दोनों को, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और इनहिबिटर को।
तो पीएच और टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? देखो, पीएच और टेम्परेचर में दुनिया में जितना भी एंजाइम है, हमारे बॉडी में जितना भी एंजाइम है या फिर किसी बैक्टीरियल सेल में जितने एंजाइम्स हैं, हर एंजाइम्स का अपना अपना एक पीएच वैल्यू होता है, अपना अपना एक टेम्परेचर होता है, ठीक है। अपना अपना कहने का मतलब क्या कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, एक स्पेसिफिक पीएच होता है कि भैया हम इस पीएच पे ही काम करेंगे या फिर इस मैक्सिमम पीएच या इस मैक्सिमम टेम्परेचर पे ही काम करेंगे। तो वो स्पेशल या स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पे कोई एंजाइम काम करेगा तो उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, या जो पीएच मैक्सिमम पीएच जिस पे एक एंजाइम काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? मतलब समझ लो ना कि अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो एंजाइम का एक्टिविटी और अच्छा होगा। देखो, माना जाता है कि अगर तुम हर एंजाइम का 50 डिग्री तक मतलब 50 डिग्री सेल्सियस तक वो सह सकता है। 50 डिग्री सेल्सियस के बाद में वो टूटना, ब्रेक डाउन होना, वो खराब होना चालू हो जाता है, ठीक है, अच्छे से चालू हो जाता है। बाकी अगर तुम 35 डिग्री के बाद भी अगर आना स्टार्ट करोगे ना तो वो धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब माना जाता है कि 35 डिग्री के तक, ठीक, और बिलो में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इतने रेंज के बीच में तुम एक एंजाइम को काम करवा सकते हो। एक एंजाइम, हर एंजाइम का इतने के बीच में ही रेंज होता है। बस कुछ अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो कि कंडीशंस पे, हार्सिसरिया, मिथानोजेंस बैक्टीरिया, वो लोग पढ़े होगे, यू बैक्टीरिया, ये सब पढ़े होगे, तो उस समय अलग बात होता है, कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, तो वहाँ भी ऐसे होता है, ठीक है। तो अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है बताओ? देखो, सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट जानते हो ना? रिएक्टेंट, अगर किसी रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट बन जाता है, प्रोडक्ट बना लेता है रिएक्ट करके। तो यही बायो में हम लोग उस चीज़ को सबस्ट्रेट नाम देते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट नाम देते हैं, सबस्ट्रेट नाम देते हैं। मतलब तो इस चीज़ को समझने के लिए तुमको अब यहाँ से तुम्हारा एंजाइम का असली पढ़ाई स्टार्ट होता है, जो कि तुमको जो हम लोग समझेंगे एंजाइम के बारे में, क्या उस पर एलोस्टेरिक साइट क्या होता है, होलो एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्टिव साइट्स क्या होते हैं। तो देखो, ये जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है ना, जैसे देखो हम बताते हैं, ये जो एंजाइम है हमारा, एक मिनट, ये रहा एक एंजाइम, ठीक है। मान के चलो कि ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, एंजाइम का ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एंजाइम है। एंजाइम का वो जगह जहां पे एक सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करेगा, ठीक है, ये एक सबस्ट्रेट है। एंजाइम का वो जगह जहां पे सबस्ट्रेट आकर के बाइंड कर जाए, ठीक है, आकर के बाइंड कर जाए, और उसके बाद एंजाइम उसको तोड़ना शुरू कर दे, उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट कर दे, तो उस जगह को, एंजाइम के उस जगह को हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा एक्टिव साइट होता है एंजाइम का, ठीक है। क्या समझे? एंजाइम का वो जगह है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके जुड़ जाए, बाइंड कर जाए, और उसके बाद में एंजाइम उसको ब्रेकडाउन करना शुरू कर दे, तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है। एंजाइम का एक्टिव साइट होता है। अब जैसे ही सबस्ट्रेट यहाँ पे आए तो देखो, हर एंजाइम का ऐसा नहीं है कि इतना ही जगह होता है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, जो जिस सबस्ट्रेट पे काम करता है, तो हर एंजाइम्स का, जैसे आगे हम लोग एंजाइम मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है, एंजाइम मॉडल पढ़ेंगे जिसमें लॉक एंड की मॉडल पढ़ेंगे। तो लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है कि सर बताए हैं कि मतलब अगर तुम किसी एक ताला को लेते हो तो ऐसा नहीं है कि किसी भी चाबी को लगाएं, कोई भी चाबी को लगाएं तो हर ताला खुल जाएगा, ठीक है। मतलब इसको समझ लो कि ताला है और ये चाबी है, तो मतलब उससे क्या होता है, जिस ताला का मतलब ये ताला है और इसका जो चाबी है वो चाबी से, उस सुटेबल चाबी से ही खुलेगा। तो उसी तरह मतलब अगर ये एंजाइम का ये शेप है, इस एंजाइम का एक्टिव साइट का अगर ये शेप है, तो वो इसी शेप वाले सबस्ट्रेट को चूज करेगा। मतलब इसी शेप वाला सबस्ट्रेट इसमें आकर के बाइंड हो सकता है और उसके बाद एक्टिव साइट इसको तोड़ सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? जल्दी से इसको छापना है तो छापो, आगे बता देना।
उसके बाद इसमें हम लोग को पढ़ना है एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है। इसमें एक चीज हम लोग को पढ़ना है एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स क्या होता है? एंजाइम, अरे इस तो भूल ही गया, ठीक है। एंजाइम काइनेटिक्स मान ये थे माइकल्स मेंटेन इक्वेशन। इसमें माइकल मेंटेन इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब माइकल्स मेंटेन सर थे ना, उन्होंने एक इक्वेशन दिया था जिसके बारे में जिसको हमको पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भी, इसमें इंक डाल लूंगा बार बार, ठीक है। B बराबर S डिवाइडेड बाय Km प्लस S, और यहाँ पे एक V मैक्स जुड़ जाता है, ठीक है। V मैक्स जुड़ जाता है। देखो यहाँ पे V क्या है, ठीक है। V क्या है यहाँ पे? V है हमारा V बराबर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। V बराबर हमारा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा रुको एक मिनट, जल्दी से हम इसमें इंक डाल लेते हैं, तो तुम लोग को दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है भाई। देखो अब दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो माइकल्स मेंटेन इक्वेशन क्या होता है? V इक्वल्स टू V मैक्स इंटू S बाई Km प्लस S। अब देख लो इसमें क्या क्या कौन सा क्या है उसको समझ लेते हैं। तो ये हमारा V जो है ना, V इसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस भी बोलते हैं या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो, ठीक है। ये वही मतलब हुआ, मतलब कितने वेलोसिटी पे या फिर कितना रेट कब इंक्रीज होता है, कितने वेलोसिटी पे या फिर कितने मैक्सिमम पीएच या फिर टेम्परेचर, तो वो सारा वैल्यू यहाँ पे आता है। यहाँ पे S क्या हो जाएगा? यहाँ पे S हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता है। Km क्या होता है? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, समझ गया होगा। Km हमारा माइकल्स मेंटेन कांस्टेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद में S है, तो वही S हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे V मैक्स इक्वल्स टू S बाय Km प्लस S। तो यहाँ पे हर कुछ तो समझ गया हो कि रेट कब इंक्रीज होगा, सॉरी रिएक्शन का रेट क्या है, तो ये बताता होगा। ये भी समझ गया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी, कि वो तो डिपेंड करता है भाई कितना कंसंट्रेशन पड़ता है एक रिएक्टेंट में होता है। अब आता था Km का। देखो Km होता है माइकल्स मेंटेन कांस्टेंट। माइकल्स मेंटेन कांस्टेंट का मतलब है, Km का मतलब है कि अगर ये एक एंजाइम है, ठीक है, उसका ये एक्टिव साइट है और यहाँ पे ये एक सबस्ट्रेट है, ये एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो एंजाइम के इस एक्टिव साइट पे अगर इतना सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट का उतना, मतलब एंजाइम का एक्टिव साइट जो है, एंजाइम का एक्टिव साइट आधा, मतलब हाफ जो है वो सबस्ट्रेट से भर जाना चाहिए। हाफ एक्टिव साइट जो एंजाइम का फील्ड हो जाना चाहिए सबस्ट्रेट से, तो उसको हम Km का वैल्यू दे देंगे, ठीक है। Km का वैल्यू मतलब का क्या हुआ? Km का वैल्यू हुआ कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है, एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है, जब एक्टिव साइट आधा भर जाएगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से, आधा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन भर जाएगा इसमें, मतलब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आधा नहीं, एंजाइम का जो एक्टिव साइट है ना उसका आधा भर जाएगा। तो मैंने आधा छोड़ दिया, आधा भरा हुआ है। तो जब एंजाइम आधा भर जाएगा, आधा फिल्ड हो जाएगा, तो इतना जो वैल्यू होगा, ये आधा वाला वैल्यू, ये वाला जो भी फिल्ड हुआ है, उसको हम लोग माइकल्स मेंटेन कांस्टेंट का वैल्यू लेंगे या फिर Km का वैल्यू लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यही था हमारा एंजाइम काइनेटिक्स, यही था एंजाइम काइनेटिक्स, यही था। अब इसमें आता है एक चीज होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होता है? होलो एंजाइम, होलो एंजाइम, देखो होलो एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है
enzyme which has two part, a protein part, ठीक है, प्रोटीन पार्ट, एंड प्लस दूसरा क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट। तो जो एक एंजाइम है उसमें दो होलो एंजाइम, ऐसा एंजाइम होता है जिसमें कुछ पोर्शन प्रोटीन से होता है और कुछ पोर्शन नॉन प्रोटीनेसियस होता है। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग एपो एंजाइम, ठीक है। जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग को एंजाइम, ठीक है, जो बोलते हैं को एंजाइम। तो एपो एंजाइम प्रोटीनियस पार्ट, मतलब हम लोग तो पूरा एपो एंजाइम्स पे ही पढ़ेंगे, मतलब प्रोटीन तरफ से प्रोटीनियस पार्ट ही होता है एंजाइम का। तो अभी हम बताते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है। देखो को एंजाइम, पहले को एंजाइम के बारे में समझो। को एंजाइम क्या होता है? को एंजाइम, अगर देखो कोई भी एंजाइम जो अपना कैटालाइटिक एक्टिविटी शो करता है ना, अपना कैटालाइटिक एक्टिविटी दिखाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके कारण दिखाता है। मतलब को एंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एंजाइम के कैटालाइटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। मतलब कोई एंजाइम है तो एंजाइम का कैटालाइटिक एक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बढ़ाने के लिए। तो को एंजाइम, यहाँ पे लिखो, coenzyme is responsible for catalytic activity of enzyme, ठीक है, कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब को एंजाइम जो है वो 3 ग्रुप में बटा होता है, ठीक है। एक होता है कोएंजाइम, एक होता है कोफैक्टर, दूसरा क्या होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और तीसरा होता है हमारा मेटल आयंस, ठीक है, तीसरा होता है हमारा मेटल आयंस। इसको भी रेज कर रहा हूं, ठीक है। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर, इसको समझो पहले, प्रोस्थेटिक फैक्टर को समझो, जैसे जो भी समझा। देखो प्रोस्थेटिक फैक्टर या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोल सकते हो। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कि एपो एंजाइम के साथ मतलब प्रोटीनेसियस पार्ट के साथ क्लोजली बाइंड होता है। ये होता है क्लोजली बाइंडेड विथ क्या, क्लोजली बाइंडेड विथ या फिर बाउंडेड विथ एपो एंजाइम या फिर प्रोटीनेसियस पार्ट भी बोल सकते हो। कोफैक्टर, ये कोफैक्टर क्या होता है? तो कोफैक्टर वो पोर्शन है विच इज लूजली बाउंडेड विथ एपो एंजाइम, ठीक है। तो ये नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट जो है, नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट, देखो नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट हमारा क्या है, कोफैक्टर, कोएंजाइम, जिसका 3 पार्ट होता है। कोफैक्टर होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और मेटल आयंस होता है। जो कोफैक्टर होता है वो एपो एंजाइम के साथ एकदम लूजली बाउंडेड, और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो क्लोजली या फिर क्लोजली बाउंडेड होता है एपो एंजाइम के साथ, ठीक है। अब बच गया मेटल आयंस। तो देखो मेटल आयंस को बताते हैं। मेटल आयंस में कुछ मेटल्स है जो एंजाइम्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि देखो मेटल आयंस में देखो, पहला जैसे कि ले लेते हैं हम जिंक होता है। बेसिकली इसमें ज्यादातर इनऑर्गेनिक ही होता है, ठीक है, इसको याद रखना। तो जो जिंक किस में प्रेजेंट होता है? तो जैसे देखो कार्बोक्सी डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। उसके बाद किस में होता है?
डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। जिंक किस किस में प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सी डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद बात कर लेते हैं हम मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम किस किस में प्रेजेंट होता है? तो मैग्नीशियम होता है डीएनए पॉलीमरेज, काइनेजेस और थर्ड पेप्केज या फिर रोबिस्को, ठीक है। उसके बाद बात करें निकल का, तो निकल जो है वो यूरियस एंजाइम होता है, यूरियस जिसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। मॉलिब्डेनम का बात कर ले, मॉलिब्डेनम का बात, तो मॉलिब्डेनम किस में प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजिनेज में, ठीक है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम में। अब एक चीज़ देखो, ये तुम कहोगे मेटल आयंस है, तो सर ये जो मेटल्स है जिंक अगर मान लीजिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से अगर बॉन्डेड होगा तो आयनिक बॉन्ड से बाउंड होगा या फिर किससे बाउंड होगा? तो ये जितना भी है भले ही आयंस है, लेकिन ये सब तो इनऑर्गेनिक है। तो ये आयंस जो है, ठीक है, जिंक आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सब का सब जो जुड़ा होगा इससे किससे? कोवेलेंट बॉन्ड से, सब का सब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा, ठीक है। सबका नाम लिखना है तो लिख लो और पॉज करके या फिर ठीक है, ठीक। अरे कॉपर तो छूट गया, देखो कॉपर की बात करोगे, कॉपर किस में होता है? कॉपर होता है टायरोसिनेज में, ठीक है। टायरोसिनेज, कार्बोनिक एनाइड डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोनिक एनाइड। अरे इसमें देखो, इसमें एक और तुम एग्जांपल में ले सकते हो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, डीएनए पॉलीमरेज, मैग्नीशियम में काइनेजेस, पेप्केजेस, निकल में यूरियस, नाइट्रोजिनेज, कॉपर में टायरोजिनेज, ठीक है। इसको छाप लो, छापना है तो। उसके बाद चलो देखो, ठीक है। तो गाइस आज का लेक्चर हम लोग का बहुत लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो हम लोग आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ रहा था? अभी हम लोग पढ़ रहे थे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में, ठीक है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम लोग वहीं पढ़ रहे थे, और जो क्या पढ़ रहे थे? फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। तो उसी में हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा। अब आगे में हम लोग का बचता है एंजाइम इनहिबिशन। मतलब एंजाइम इनहिबिशन का मतलब क्या है? कि एंजाइम को, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम के कैटालाइटिक एक्टिविटी को रोकता है, ठीक है, या फिर डिक्रीज कर देता है, तो उसको कैटालाइटिक इनहिबिशन बोलते हैं। वो 3 तरह का भी होता है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो इस तीनों को अब अगले लेक्चर में हम लोग इसको और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को अगले से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सीक्रेट साइंस को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ जाओ। थैंक यू।